वेलकम टू मैथमेट्रिक क्लासेस। दिस इज़ रवि मिश्रा। और जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी मैट्रिसेस की, उस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। पार्ट वन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने पार्ट वन को नहीं देखा है वो पार्ट वन को ज़रूर देखें, तभी उनके लिए ये जो पार्ट टू है वो वर्थ वॉच होगा। अदरवाइज़ कुछ एस्पेक्ट उन्हें समझ में नहीं आएंगे इस पार्ट के। तो जिन्होंने नहीं देखा वो आई बटन पे क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज के पार्ट की। यह पार्ट क्लास 12th के आईसीएसई, सीबीएसई और जेई के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में हम कुछ कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी के होंगे उनको डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह पार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का मतलब ये हो गया कि किस टाइप के ऑपरेशन, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, ये तीन टाइप के जो ऑपरेशन हैं वो मैट्रिक्स में कैसे परफॉर्म होते हैं। जैसा कि जनरली हम लोगों ने बचपन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, नंबर्स का, अलजेब्रिक टर्म्स का। बट इस समय आपको मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स का डिवीज़न नहीं होता है। तो ये तीनों पार्ट या तीनों ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं देखते हैं हम लोग उनको नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो पहला टॉपिक है वह है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स कैसे ऐड किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल से मैंने इस बात को समझाने के लिए लिया है। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल ए, मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये 2 क्रॉस 2 का है, यानी इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। मैट्रिक्स बी जो है वो भी 2 क्रॉस 2 है जिसमें एलिमेंट है 5 6 -7 और 8। जब इन्हें हम ऐड करेंगे, ए प्लस बी हम करेंगे, तो मैंने ए की जगह पे मैट्रिक्स को रख दिया जो ए है और मैट्रिक्स बी के प्लेस पे बी वाले मैट्रिक्स को रख दिया। जब इसे ऐड हम करते हैं तो इंडिविजुअल एलिमेंट को हम ऐड करते हैं और वो करस्पॉन्डिंग भी होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे 1 की पोजीशन A11 है तो 5 की पोजीशन भी A11 ही है, तभी मैंने इसको ऐड किया। ऐसा सबके साथ होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा और ये इसके साथ ऐड होगा। तो यहाँ से जब 1 + 5 करोगे आप तो 6 पाओगे, 2 + 6 करोगे तो 8 पाओगे, 3 ± 7 करोगे तो आप पाओगे 3 - 7, दैट मीन्स कि -4। 4 + 8 करोगे तो आप 12 पाओगे। तो इस तरीके से ये सिंपल बेसिक रूल है कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर हम b + a भी करेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगा। आगे हम नोट करके कुछ बातें देखते हैं। इफ़ a एंड b आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब ये हो गया कि a का ऑर्डर कुछ और है, b का ऑर्डर कुछ और है, तो उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिलहाल में ऐड की बात हो रही है तो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देखो कि एक मैंने मैट्रिक्स लिया A जो कि 1 क्रॉस 1 का है और एलिमेंट उसमें सिर्फ 1 है, और दूसरा मैंने मैट्रिक्स लिया जो कि मैट्रिक्स B है जिसमें 2 क्रॉस 1 है। 2 क्रॉस 1 का मतलब कि 2 रो है और एक ही कॉलम है, एलिमेंट इसमें 1 और 2 है। तो अब इस केस में a + b हम डिफाइन नहीं कर सकते या a + b की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जिन मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ वाले में मैट्रिक्स ए है sin² θ 1 sec² θ और 2 इसके एलिमेंट्स हैं। बी में cos² θ 4 -1 5 इसके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स बी के। तो a + b हम करेंगे तो सेम तरीके से कि इस वाले को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो sin² θ + cos² θ क्लास 10th में पढ़े थे, आइडेंटिटी होती है, 1 हो जाएगा आंसर। 1 + 4 हम अगर परफॉर्म करते हैं तो 5 आएगा आंसर। sec² θ -1 हम अगर करेंगे तो tan² θ होगा, ये भी आइडेंटिटी है जो कि हम लोगों ने क्लास 10th की सीबीएसई में पढ़ा था और आईसीएसई वालों ने क्लास 9th में ही ये चीज़ें पढ़ ली थी। बाकी 2 + 5 अगर हम करते तो हम पाएंगे यहाँ से 7 जो कि यहाँ से लिखा हुआ है।
तो यहाँ तक की बातें बहुत ही आसान थी और क्लियर भी होंगी। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के डिफरेंसेस क्या होते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो जैसा कि मैंने दो मैट्रिक्स लिया ए और बी, इनके ऑर्डर सेम है, इनके ऑर्डर हो जाएंगे 1 क्रॉस 3 क्योंकि एक ही रो है और 3 यहाँ पे हैं कॉलम्स, तो इसलिए इसको ये जो है 1 क्रॉस 3 होगा। यहाँ पे भी सेम फीचर है, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो फिलहाल में डिफरेंस की बात हो रही है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी की हम बात करेंगे। तो a माइनस बी किया तो एलिमेंट को यहाँ से घटाएंगे, 1 माइनस 4 करेंगे, 2 माइनस 5 करेंगे और 3 माइनस 6 करेंगे। तो उस केस में 1 माइनस 4 करने पे -3, 2 माइनस 5 करने पे भी -3 और 3 माइनस 6 करने पे भी -3 हमें आउटकम में मिलेगा। अगर हम b माइनस ए करते तो क्या मिलता, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3 और 6 माइनस 3 3। तो यहाँ से हमें ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि a माइनस बी जो है b माइनस ए के इक्वल नहीं होता जनरली। ठीक है, इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद स्टार करके एक मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि इफ़ ऑर्डर्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर नॉट सेम देन सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। वही सेम बात है जो एडिशन के लिए अप्लीकेबल था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दो यहाँ पे ऑपरेशन हो गए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसमें दिया गया है कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से पहले कि अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, स्केलर का मतलब होता है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो कांस्टेंट्स लाइक 1 2 3 माइनस में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जिन्हें हम मैथमेटिकल टर्म में स्केलर भी कहते हैं। तो मैंने अगर लिखा कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 है, तो मैंने कहा कि अगर -3 है तब क्या होगा। अब इस केस में आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से ये जो -3 है वो इंडिविजुअल हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा बारी बारी करके। तो ऑब्जर्व करो आप यहाँ से कि -3 पहले 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो -3 ही आया, -3 -2 में मल्टीप्लाई हुआ तो -6 आया। सिमिलरली -3 इंटू 3 -9, -3 इंटू 4 -12, -3 इंटू 5 -15, -3 इंटू 6 -18 होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम k की बात करें, जैसे एक कांस्टेंट मैंने ले लिया, स्केलर ही है कांस्टेंट, तो k से अगर मल्टीप्लाई करते a में तो k 2k 3k 4k 5k और 6k हमें आंसर में मिलता। अगर इसी को मैं सिर्फ कहूँ कि -a की वैल्यू क्या होगी, अगर a दिया गया मैट्रिक्स और -a पूछा जा रहा है, तो एक्चुअली -a का मतलब होता है -1 इंटू a। तो -1 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो यहाँ तक की बातें आप लोग को क्लियर होंगी। अब बात करते हैं एक और जो है क्वेश्चन की, जो कि हमें प्रोडक्ट को बताता है कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को कैसे हम परफॉर्म करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा अलग है क्योंकि आप लोग ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे होता है करने का, बट बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं होता। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो समझने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, फिर भी इसको अच्छे से आप समझना। अगर ये बात ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो या वीडियो को रिपीट करके आप देखना, तो आपको बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल में स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या। तो मैंने दो मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया ए और बी। अब इसमें ऐसा मैटर नहीं कि इसमें ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। अब इसमें क्या पर्टिकुलर कंडीशन होती है उसको हम लोग इस क्वेश्चन के बाद देखेंगे और समझेंगे कि किस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किस केस में नहीं है। फिलहाल में मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, इसीलिए मैंने ये वर्ड भी यहाँ पे लिखा है कि फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। मतलब यदि संभव हो तभी आप ए बी यानी कि ए इंटू बी कर सकते हो या फिर बी इंटू ए कर सकते हो। ठीक है,
तो पहले स्टार्ट करते हैं ए बी। तो मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया और मैट्रिक्स बी लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है कि जो रो है हॉरिजॉन्टल जो होता है उससे बोलते हैं रो और वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम। तो जो रो है वो मल्टीप्लाई होता है कॉलम के साथ। जैसे R1 रो है तो वो पहले C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वही R1 रो C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वही R1 रो C3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर दूसरे वाले मैट्रिक्स में C1 C2 C3 हैं तो, ठीक है। और इसमें हर इंडिविजुअल एलिमेंट नेक्स्ट वाले के इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहले 1 इंटू ज़ीरो हम करेंगे, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा, फिर 2 इंटू हम यहाँ पे ज़ीरो हम करेंगे, मतलब पहले मैंने इसको लिया और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से 1 इंटू ज़ीरो पहले लिखेंगे, फिर 2 इंटू ज़ीरो प्लस, और हाँ सभी के बाद जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो साइन उसके बाद आप प्लस का यूज़ करोगे, ये ध्यान रखना। और 3 इंटू -1 है तो जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बट आप अपने से माइनस इंक्लूड नहीं करोगे, ऑपरेशन में प्लस का यूज़ हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर इसी का हम मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का सेकंड जो है कॉलम के साथ करेंगे। तो फर्स्ट रो का जैसे ही आपने सेकंड जो है कॉलम के साथ किया तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ज़ीरो प्लस 3 इंटू -1 हो गया। इंडिविजुअल एलिमेंट का इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद इसी फर्स्ट वाले रो का थर्ड वाले जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया गया। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम कुछ इस तरीके से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 इंटू 2 जो है पहले किया गया, मतलब ये पहले मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद 2 इंटू 3 जो है मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इंटू 2 आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और सभी के बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। तो आप अच्छे से ये बात समझ पा रहे होगे। तो यहाँ से आपने ये देखा कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 आपको यहाँ से मिल गया। सेम तरीके से सेकंड जो रो है यहाँ पे वो फर्स्ट वाले के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर यही जो है सेकंड रो ये सेकंड वाले जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेम जो है सेकंड रो थर्ड वाले जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जैसा कि मैंने पहले वाले में मल्टीप्लाई किया था। तो ये वाला पहले यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 4 इंटू ज़ीरो प्लस 5 इंटू ज़ीरो प्लस 6 इंटू -1, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे किया देखो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू ज़ीरो प्लस 6 इंटू -1, कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगा। फिर यही सेम पार्ट यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करेगा, तो उस केस में 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 2 आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अब आप जब इतना आपने करना सीख लिया तो बाकी ये बेसिक क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, जिसको आप क्लास 8 में क्लास 6 या 7th में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। तो बेसिक जो है कैलकुलेशन आप परफॉर्म करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, बचेगा सिर्फ -3। उसके बाद सेम यहाँ पे बचेगा -2, कैसे -3 प्लस 1 -2। इस तरीके से आप सारे जो है कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे जाएगी, और इस वाले की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो आई थिंक आप अच्छे से ये बात समझ पा रहे होगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि BA। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि BA जो है वो नहीं पॉसिबल है, ऐसा क्यों? तो उसको देख करके हम लोग समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि कहीं पे AB है पॉसिबल तो कभी BA नहीं है पॉसिबल, या किसी केस में हो भी सकता है पॉसिबल। तो नोट करके मैंने जो बातें लिखाई हैं ये बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। मैंने लिखाया है क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि M क्रॉस N है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर, एंड ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, एग्जांपल के तौर पे N क्रॉस T मैंने यहाँ पे ले लिया सेकेंड वाले
मैट्रिक्स का ऑर्डर इन विच नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। वो इक्वल होना चाहिए सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का m क्रॉस n है, दूसरे का ऑर्डर है n क्रॉस t। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने राउंड भी किया है, कि n और n सेम है, यानी फर्स्ट वाले का कॉलम, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल है एग्जैक्टली सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। तब उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर इस तरह की कंडीशन नहीं हुई तब उन दोनों में मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये बात लिखी, अदरवाइज प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं एक बार और इस बात को रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से, तभी दोनों मैट्रिक्स का पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज वो दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये बात क्लियर है? अगर ये बात नहीं क्लियर है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो, मुझे पक्का कंफर्मेशन है कि ये बात आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। तो इन केस ऑफ बी ए, कि बी ए जो पॉसिबल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ऑर्डर ऑफ बी है 3 क्रॉस 3, यानी नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पर 3 है। ऑर्डर ऑफ ए है 2 क्रॉस 3। अब आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ जो कॉलम है यहाँ पे बी में, वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है ए के, जो कि इसकी कंडीशन ही थी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो आई होप आप ये बात अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे कि क्या कंडीशन है जिसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट वाली स्लाइड में एक मैंने एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी का। ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का और किस तरीके से इसमें पूछा गया है इसको हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ले लिया कि एग्जांपल ए इज इक्वल टू, मतलब मैट्रिक्स ए यहाँ मैंने लिख दिया और मैट्रिक्स बी यहाँ पे मैंने लिख दिया। ऑर्डर है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 3 और सेकंड वाले मैट्रिक्स का है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ जो यहाँ पे कॉलम है मैट्रिक्स ए में, वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल है मैट्रिक्स बी के, यानी कि ए बी तो है पॉसिबल, बिल्कुल है पॉसिबल। और बी ए की बात भी हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल में ए बी की बात करते हैं। तो ए बी को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो अभी मैंने बताया था कि मैट्रिक्स आप पहले वाले यहाँ पे लिख दो ए और बी की उसकी पोजिशनिंग पे। दूसरा, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले रो का सेकंड वाले फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले जो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो अभी मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बताया था, सेम काम करना है। फिर इसी फर्स्ट वाले का आपको सेकंड वाले जो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे, 2 - 8 + 6। जब आपका इसका आपने इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इंडिविजुअल एलिमेंट का इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। 2 - 8 + 6, इसी तरीके से 3 - 10 + 3, जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे। फिर सेम प्रोसीजर है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो हम पाएंगे -8 + 8 + 10, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ करेंगे तो पाएंगे -12 + 10 + 5। इसको आप रफ कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करके चेक भी कर लेना कि मैं क्या यहाँ बताना चाह रहा हूँ। फिर आप देखोगे कि यहाँ अब ये सिंपल जो है कैलकुलेशन देगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 0। जब आप इसको जो है सॉल्व करोगे तो आप पाओगे -4। फिर आप जब इसे जो है यहाँ से सॉल्व करोगे तो पाओगे 10 आएगा, और जब आप इसे यहाँ से सॉल्व करोगे तो पाओगे 3 आंसर आएगा। और यहाँ से हमें ये पता चला कि ये ए बी जो है पॉसिबल है और ए बी का आंसर हमें ये मिलेगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में मैट्रिक्स ही मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं बी ए का। क्या बी ए पॉसिबल है? तो देखते हैं बी ए है कि नहीं पॉसिबल। तो मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया, ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया उसकी पोजीशन पे। तो यहाँ से मैंने ये पाया कि 3 क्रॉस 2 जो है और यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉलम है फर्स्ट वाले का, यहाँ पे फिलहाल बी है फर्स्ट,
और सेकंड है यहाँ पे ए, तो इस केस में ये 2 और ये 2 क्या है, आपस में सेम है। नंबर ऑफ जो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो सेकंड वाले मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है। तो दैट मीन्स कि यहाँ हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब फिर वही बात है कि यहाँ पे रो का आप जो है मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करोगे, फिर इस तरीके से। तो मैंने जब फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम से किया तो मुझे ये आंसर मिला। फिर इसी जो है तरीके से फर्स्ट वाले रो का सेकंड वाले जो है कॉलम के साथ किया तो मुझे -4 + 6 मिला। सिमिलरली फर्स्ट वाले जो है रो का थर्ड वाले कॉलम के साथ किया तो मुझे 6 + 15 यहाँ से मिलता है। फिर सेकंड वाले रो का फर्स्ट वाले जो है कॉलम के साथ करेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ मुझे ये मिलेगा 4 - 20। इसी तरीके से सारे जो है फंक्शन मैंने परफॉर्म किए हैं। फिर ये जो है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो मैं ये मिलेगा। फिर इसी जो है तरीके से ये पार्ट यहाँ पे करेगा मल्टीप्लाई तो मुझे ये आंसर मिलेगा। तो अब आप आई थिंक ये बात अच्छे तरीके से समझ गया होगे कि प्रोडक्ट जो है मैट्रिक्स का कैसे होता है। बाकी यहाँ पे सिंपल जो है कैलकुलेशन है जिससे आप आसानी से कर सकते हो। तो सिंपल कैलकुलेशन के बाद जो हमें आउटकम मिला यानी हमारा जो आंसर है BA का वो हो गया -10 to 21 -16 to 37 -2 -2 और 11। ये मेरा कंप्लीट आंसर होगा। तो आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होगे। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि BA और AB आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखा जनरली, क्योंकि हर पेयर के लिए BA और AB इक्वल ना हो ये जरूरी नहीं है। किसी कंडीशन में AB = BA हो भी सकता है और किसी कंडीशन में AB जो है BA के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे AB और BA का मतलब क्या है कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। HP का मतलब हैंड्स प्रूव्ड। तो बस मैंने मुझे यही बात यहाँ पे शो करनी थी। उस क्वेश्चन में यही चीज़ शो करना था कि AB और BA निकाल करके कि AB और BA आपस में इक्वल नहीं है, यही शो करना था जो कि मैंने शो किया। आई होप आप यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ पाए होगे। अब इस क्वेश्चन के दौरान एक ऑब्जर्वेशन हुआ है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं A और B जिनका ऑर्डर आपको मैंने दे दिया कि X क्रॉस Y, दूसरे का Y क्रॉस Z। अब आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ जो कॉलम है फर्स्ट का नंबर ऑफ रोज के है इक्वल सेकंड वाले के, यानी Y और Y तो इक्वल है, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इस केस में बिल्कुल है पॉसिबल। बट अब मैं पूछूं कि क्या हो कि जो हमें प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स मिल रहा है उस प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो हम बिना कंप्लीट मल्टीप्लाई किए हुए भी हम जान सकते हैं कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रोडक्ट आएगा वो मैंने लिख दिया AB, ये मैट्रिक्स है, ये बात ध्यान रखना आप। अब उसके बाद अब आपको देखना है कि जैसे Y और Y यहाँ पे सेम है तो बचा क्या X और Z। तो जो नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स बनेगा प्रोडक्ट का उनका ऑर्डर हो जाएगा X क्रॉस Z। तो ये बहुत ही सिंपल था, ये एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिया, जैसे मैट्रिक्स मैंने कहा कि A है 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स B जो है वो उसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 2 मैंने यहाँ पे ले लिया। तो उस केस में जो AB बनेगा यानी जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा ऑर्डर उसका 3 क्रॉस 2, इसीलिए मैंने यहाँ पे राउंड किया है। ये कंडीशन हो गई कि अगर ये सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, जो बचता है ये और ये पार्ट उतना ही क्रॉस का नया वाला मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक की बातें समझ पाए होगे। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कुछ बातें नोट करके, वही बातें जो मैंने भी बताई थी कि दिस डजेंट मीन दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, एक क्वेश्चन में हमने देखा कि AB जो है BA के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि AB और BA हमेशा इक्वल नहीं होंगे, किसी कंडीशन में ये इक्वल हो भी सकते हैं। तो इस बात को आप दिमाग में रखना कि हर केस में AB और BA इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये कोई मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने AB यहाँ पे देखो ले लिया, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आप अगर AB करते हो तो भी आपको 3008 वाला मैट्रिक्स मिलेगा, BA करोगे तो भी आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। इस मैट्रिक्स का जो कैलकुलेशन वो आप पर है, आप इसको जो है रफ में करके एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बहुत ही सिंपल है 2 क्रॉस 2 का, तो आसानी से आप लोग परफॉर्म कर लोगे इसकी मल्टीप्लिकेशन को।
तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि किसी केस में ए बी बी ए के इक्वल हो सकता है और किसी केस में नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं कि एडिशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। मैट्रिक्स के एडिशन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर a प्लस बी हम करते हैं, यहाँ पे ए बी और सी जो है वो मैट्रिक्स को दिखा रहे हैं, कोई सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये मैट्रिक्स को डिनोट करे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। a प्लस बी जो है वो b प्लस ए की क्या है, इक्वल है, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ है। अगर हम ऑर्डर को रिवर्स भी करते हैं तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर केस में सही है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद आप देख सकते हो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमने 3 यहाँ पे मैट्रिक्स लिया। अगर पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड करें, फिर जो आंसर है वो थर्ड में हम यहाँ पे ऐड करें, या फिर लास्ट के 2 मैट्रिक्स को ऐड करें, जैसे ए बी सी मैंने लिखा तो पहले बी प्लस सी ऐड किया, जो आंसर आया फिर मैंने ए में ऐड किया, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और हमें आसानी से सेम आंसर मिलेगा दोनों ही केस में, ठीक है। इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। आगे हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की, जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर ए में हम जीरो, अब ये जीरो नहीं है, ये ओ है, ओ का मतलब यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, ये कोई जीरो कांस्टेंट नहीं, ये जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो या फिर नल मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ बात हो रही है कि देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो बदले ना। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे, या प्रॉपर्टी ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि एडिशन के दौरान ऐसी कौन सा मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी की तरह काम करता है। तो हम देख सकते हैं वो नल मैट्रिक्स है। आप नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो आपको वो मैट्रिक्स मिलेगा, यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आई होप आप यहाँ तक की बातें समझ पाए होगे। मूव कर, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि ओ क्या है, ओ एक यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं इस बात को, बहुत ही आसान बात है, आप आई थिंक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमें कोई एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमें नल मैट्रिक्स मिले, यानी जीरो मैट्रिक्स मिले। तो अगर आप एक मैट्रिक्स ए लेते हो तो अब उसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स होगा वो माइनस ए होगा, जिसे हम ऐड करेंगे तो हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा। सेम तरीके से अगर माइनस ए है मैट्रिक्स तो हम ए मैट्रिक्स लेंगे, ऐड करेंगे तो हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो आई थिंक आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो इस केस में माइनस ए इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए होगा, ये बात मैंने अभी बताई आपको। अब बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अभी मैंने इसके पहले वाले स्लाइड्स में पढ़ाया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किस तरीके से परफॉर्म होता है, तो उस पर बेस्ड क्या प्रॉपर्टी है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगी। तो पहली जो प्रॉपर्टी वो है, मैंने यहाँ पे के और एल कांस्टेंट लिया और ए बी जो है वो मैट्रिसेस हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 2 मैट्रिक्स का सम मैंने दिखाया, अगर मैं कांस्टेंट को इन पे अप्लाई करता हूँ यानी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इंडिविजुअली दोनों पे अप्लीकेबल होगा, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो के ए प्लस के बी जो है वो के ब्रैकेट में ए प्लस बी के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 कांस्टेंट को ऐड करता हूँ, के प्लस एल मैंने किया जो कि दोनों कांस्टेंट हैं, उनको मैं ऐड करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ किसी मैट्रिक्स ए से, तो मैं ये काम करूँ या फिर इंडिविजुअली मैं के ए प्लस एल ए निकालूँ तो दोनों ही केस में हमें वैल्यू सेम मिलेगी। तो ये रही इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो कि बेहद आसान है और आई थिंक आप एकदम इस बात को अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हमें बताना है कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा है। तो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ ले लिया, सेकंड मैट्रिक्स यहाँ लिया और थर्ड मैट्रिक्स इसके इन दोनों के सम के इक्वल है और 2 से मुझे यहाँ मल्टीप्लाई भी करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उधर जब वहाँ पे जो मैट्रिक्स था
वहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना था मैट्रिक्स में, तो हर एलिमेंट में करेगा तो 2x हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 होगा और 2y माइनस 6 होगा। जो मैट्रिक्स वहाँ लिखी गई थी उसके इंडिविजुअल एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर जो सेकंड मैट्रिक्स था उसको मैंने वैसे ही लिख दिया, और थर्ड मैट्रिक्स जो कि इनके सम के इक्वल था उसे भी मैंने राइट डाउन किया। फिर आप देख सकते हो कि मुझे इन्हें और इन्हें ऐड करना है, तो एडिशन की वही सिंपल प्रॉपर्टी कि इंडिविजुअल और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो 2x प्लस 3 यहाँ से होगा, और 10 माइनस 4 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 6, 14 प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 15, और 2y माइनस 6 प्लस 2 करेंगे तो 2y माइनस 4 मिलेगा हमें आंसर में। अब ये पूरा मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है, तो उस केस में इंडिविजुअल एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि 2x प्लस 3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 के इक्वल। जब सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। इसी तरीके से 2y माइनस 4 जो है वो 14 के इक्वल होगा, तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14 है, तो y हमें क्या मिलेगा 9। तो ये सिंपल कैलकुलेशन था, और इस तरीके से हमें x और y दोनों का आंसर मिल गया। बात करते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उनका क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जब भी हम बात करेंगे उसमें 3 चीज़ों की बात करेंगे। फिलहाल में मैट्रिक्स को लेकर के है, तो मैट्रिसेस यहाँ पे 3 होंगे, ए बी सी मैट्रिसेस हैं, तो मैं पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर जो उसका आंसर मिले उसको सी से मल्टीप्लाई करूं, या फिर बी और सी को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया फिर उसका जो आंसर मिला उसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों ही केस में हमें आंसर सेम मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम एसोसिएटिव लॉ के थ्रू बात करते हैं। अब बात करते हैं दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो दो मैट्रिक्स का अगर सम है और तीसरे मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो इंडिविजुअली दोनों पे अप्लीकेबल हो जाएगा। इस दौरान जो इसका आंसर आएगा और जो इनका आंसर है वो दोनों सेम होंगे। सेकंड कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि पहले मैंने दो मैट्रिक्स को ऐड किया a प्लस बी और लास्ट में मैंने इसको मल्टीप्लाई किया c से, तो ये जो c है वो दोनों पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अब एक ऐसी हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए, दैट मीन्स कि मैं किसी मैट्रिक्स में जब उसका मल्टीप्लाई करूं और वो भी एक मैट्रिक्स हो तो उस केस में हमें मैट्रिक्स सेम दिखना चाहिए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई का जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी ऑर्डर में, चाहे वो आई ए हो या फिर ए आई हो, तो हमें मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। तो इसलिए आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन के टर्म में। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि हमारे बहुत सारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आ भी चुका है, और प्रीवियस ईयर में आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में हमेशा ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है टेक्निकली लेंदी है और थोड़ा सा टफ भी है, बट अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए तो ये टफ नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। जैसा कि दिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी लिखा है। जैसा कि दिया गया है कि एक मैट्रिक्स ए है और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब 2 क्रॉस 2, दो ही रो और दो ही कॉलम। इसको मैंने डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में। तो बताना यह है कि शो दैट आई प्लस ए और की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी आई माइनस ए, और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके प्रोडक्ट के इक्वल ये इनकी वैल्यूज होगी। तो देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे इसे प्रूव करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है आई प्लस ए, तो मैंने पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया 1 0 0 1 जो कि ऑर्डर 2 का है, प्लस जो ए हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसको मैंने लिखा। जब आप ऐड करोगे तो सिंपल ऐड का जो रूल है 1 + 0 1 होगा, 0 - 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 होगा, 0 + 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 होगा, 1 + 0 1 होगा।
अब हम बात करेंगे कि राइट हैंड साइड को, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया, अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे। राइट हैंड साइड में दिया गया है आई माइनस ए और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। तो आई माइनस ए क्या होगा, सेम जैसे मैंने आई प्लस ए किया वैसे मैं आई माइनस ए कर सकता हूँ, बस यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 1 माइनस 0 करोगे तो आप 1 ही पाओगे, 0 माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई 2 यानी कि टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस में टेन अल्फा बाई 2 होगा, 1 माइनस 0 करोगे तो आपको मिलेगा 1। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होगे, जैसे आई प्लस ए आपने परफॉर्म किया सेम तरीके से आई माइनस ए को परफॉर्म करना है, और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसको मैंने वैसे ही यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट स्लाइड में इसी के जो है कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है वो इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर सेम यही पार्ट फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला पार्ट फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और फिर यही सेम पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। यानी फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, सेम प्रोसीजर सेकंड वाले कॉलम के साथ, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम के साथ भी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जो बेसिक मैंने प्रोडक्ट पढ़ाया बस उसी को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, और देखते हैं कि इसके थ्रू हम कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखो, आप जब उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में आपको मिलेगा कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, A12 यानी कि इस पोजीशन पे आपको मिलेगा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, और A21 की पोजीशन में मिलेगा, मैं ये A12 A21 जो बोल रहा हूँ ये एलिमेंट की पोजीशन है, ये पूरा A21 का एलिमेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा आपको यहाँ से मिलेगा। A22 की जब बात करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हमें यहाँ से आंसर में मिलेगा, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अगर आप कॉस अल्फा जो आपने लिखा उसको मैंने वैसे ही लिखा, टेन अल्फा बाई 2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, फिर सेम साइन अल्फा को मैंने वैसे ही यहाँ पे राइट डाउन किया, सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पे किया कि माइनस साइन अल्फा मैंने ऐसे ही लिख दिया, टेन अल्फा बाई 2 की जगह साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 किया, और कॉस अल्फा को मैंने राइट डाउन सेम तरीके से लिख दिया। फिर आप देखो यहाँ से ये इस वाले पार्ट को, तो आप देखो माइनस टेन अल्फा बाई 2 है तो इसको मैंने माइनस साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे कॉस अल्फा को राइट डाउन किया, साइन अल्फा को फिर से मैंने वैसे ही लिख दिया। इस पार्ट को आप देखो यहाँ से, ये जो पार्ट है फिर इसको मैंने कुछ इस तरीके से रिजॉल्व किया कि टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 होगा, साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा और कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा मैंने लिख दिया। तो यहाँ तक की बातें आई थिंक क्लियर होगी। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर का। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी बात को आगे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमें कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम मिलेगा, तो मैंने एलसीएम की जगह कॉस अल्फा बाई 2 लिख दिया। अब इसके बाद ये जो कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ तो इसके नीचे 1 होगा, तो आप देखोगे कि कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ जा करके मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल जो हम लोग कैलकुलेशन जानते हैं फ्रैक्शन का सम, वही यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, यहाँ से हमें इसका आंसर यहाँ से मिलेगा टोटल। सेम तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भी हमें कॉस अल्फा बाई 2 ही मिलेगा एलसीएम में, और ये कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ पे जा करके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। थर्ड जो पार्ट है यहाँ पे जो कि A21 का पोजीशन है ये वाला, इसका कुछ आंसर इस तरीके से होगा। सेम जो परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे किया वही जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर भी होगी, ठीक है। और यही पार्ट को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से ये मिलेगा। यहाँ पे भी कॉस अल्फा बाई 2 ही एलसीएम लिया गया है, तो बेसिक है कैलकुलेशन, आप इसे देख करके भी समझ सकते हो। तो मूव करते हैं आगे।
अब ये लास्ट पार्ट इसका है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे पहले फिर से आप ध्यान से देखना कि कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कुछ याद आया? ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो उस केस में ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का। अब अगर यहाँ से माइनस को कॉमन आउट करें यहाँ से, तो हमें मिलेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अगर आप माइनस को कॉमन करते हो तो माइनस कॉमन करने का मतलब -1 से डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो उस केस में आपको मिलेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। दैट मीन्स कि अब आपको यहाँ से आप देख सकते हो कि ये मिल जाएगा आपको माइनस, तो आपने बाहर लिखा था साइन ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपने देखा। सेम तरीके से जो थर्ड वाला पार्ट था वहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा साइन ए माइनस बी, और नीचे कॉस अल्फा बाई 2 सभी में था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देखोगे तो जो पार्ट आपको मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी कुछ वैसा ही है। जैसा कि आप देखो यहाँ से कि साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये भी कॉस ए माइनस बी का ही फॉर्म है, क्योंकि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट मीन्स कि कॉस ए माइनस बी। ये क्लास 11th में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो आई होप आपको अच्छे से ये बात पता होगी। तो उस केस में हमें कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ से मिला। अब आप देख सकते हो कि कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 करोगे तो आपको कॉस अल्फा बाई 2 ही मिलेगा, और नीचे भी सेम दिया है तो कट के क्या आ जाएगा 1। फिर आप देखो यहाँ से माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, यानी कि माइनस साइन अल्फा बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2। सेम तरीके से यहाँ से प्लस में आएगा tan अल्फा बाई 2, और यहाँ से ये पार्ट कट के कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 1 मिलेगा। तो आई थिंक आप यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे से समझ पाए होगे। इस तरीके से हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें इक्वल मिल गई, जो कि हमें यही बात प्रूव करनी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा सा लेंदी भी था इन टर्म्स ऑफ कि हमने यहाँ पे 11th के कुछ फार्मूले भी किए, 12th के भी जो है परफॉर्म किए, जहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से जो है सीखा था, कुछ बेसिक कैलकुलेशन भी की। तो अगर आप इससे बहुत ध्यान से करते हो तो थोड़ी सी भी गलती इसमें नहीं होगी। इसको आप फिर से जो है एक बार ट्राई करना, और ट्राई जो है करते टाइम इसको देखना मत कि मैंने ये कैसे बताया, पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद फिर फंसे तो आप देखना कि ये कैसे परफॉर्म हुआ। फिर भी कोई है प्रॉब्लम तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग फिर से इसके नए पार्ट में, जो कि पार्ट 3 होगा। और अगर जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखें अच्छे से मैट्रिक्स का, और तभी वो पार्ट 2 को देखेंगे, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें यह पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू।